प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बेटा बात करते हैं 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो देखो बेटा, ये जो 12th फिजिक्स एनसीईआरटी की जो फर्स्ट यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम ऐसे चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं जो एट रेस्ट कंडीशन में हो या स्टेशनरी हो। देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट या स्टेशनरी। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी चार्ज। तो अब हमारे पास ये नहीं, अपने जो चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको क्यों स्मॉल क्यों या कैपिटल क्यों दोनों से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? देखो, डेली लाइफ के अंदर आप देखते हो कि जब हम अपने ड्राई हेयर्स के अंदर क्या करते हैं, कंघी करते हैं, तो क्या होगा कि अब जो हेयर है वो कंघी से चिपकने लगते हैं, है ना। जो भी कंघा या कॉम्ब आप काम में लेते हो, वो उससे क्या है, अगर आप सूखे बालों में ड्राई हेयर्स के अंदर बार बार आप कंघी करते हो तो क्या होगा, ड्राई हेयर से जो है अपने हेयर्स है वो कंघी से चिपकने लगते हैं, है ना। या फिर हम एक प्लास्टिक की स्केल ले लें, और प्लास्टिक की स्केल को ड्राई हेयर से रबिंग करवा के हम छोटे छोटे पेपर पीस के पास उसको लेकर जाते हैं, है ना। एक प्लास्टिक स्केल ले ली, और उस प्लास्टिक स्केल्स को आप, है ना, या तो किसी कपड़े से रबिंग करवा लो या अपने हेयर हैं उनसे कुछ टाइम के लिए रबिंग करवाओ, और उसके बाद में क्या होता है, छोटे छोटे पेपर के पीस करके और इस स्केल को इसके नज़दीक लेके जाते हैं, तो आप क्या देखोगे कि ये जो पेपर पीस है वो स्केल से अपने आप उठ उठ के ऐसे चिपकने लगते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है, इस स्केल के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये इसको अट्रैक्ट करने लग गई। उस प्रॉपर्टी का नाम ही इलेक्ट्रिक चार्ज है। हम कंघी करते हैं, कॉम्ब को ड्राई हेयर्स के अंदर करते हैं, तो क्या है, अगर जो कंघी के हेयर है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो कंघी है उसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। या आप देखो, सर्दियों के अंदर अपन ने जो वुलन क्लॉथ है वो उसको पहनते हैं या उतारते हैं, तो उस समय आपने देखा होगा कि स्टार से क्या होते हैं, है ना, चिंगारी सी उत्पन्न होती है, या फिर चट चट की सी कुछ आवाज़ आती है ना। तो ऐसा किसके वजह से होता है? ऐसा उस अपने क्लॉथ्स है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, उस प्रॉपर्टी का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, ना कि, अब देखो इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बिना किसी ऑब्जेक्ट के नहीं रह सकता, किसी न किसी मटेरियल की यानी मास की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज तभी हो सकता है जब कोई ना कोई मास हो, यानी कोई ना कोई मटेरियल के ऊपर ये चार्ज होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे किसी स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है, यानी वो पढ़ने में बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंस उसकी क्या है, एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है। इसी तरह से ही ये जो अट्रैक्ट करने और रिपेल करने की एक किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है, उस प्रॉपर्टी का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? आप इसको महसूस भी कर सकते हो, है ना। दो तीन हमने एग्जाम्पल लिए है, ड्राई हेयर्स का लिया, प्लास्टिक स्केल्स का लिया। प्लास्टिक स्केल से पेपर पीस चिपक रहे हैं, इसका मतलब इस प्लास्टिक स्केल के ऊपर चार्ज है, ये चार्ज स्केल है जिसकी वजह से चिपक रहे हैं। अगर चार्ज नहीं होता तो ये बिल्कुल इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। अब देखो नेक्स्ट ये बात आती है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास ये चार्ज आया कहाँ से, ये कहाँ से आता है। तो देखो बेटा, चार्ज का मेन कारण है फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आता है। अब मैं आपको बताऊं फ्रिक्शन की वजह से कैसे आता है। हाँ, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक तो जैसे ड्राई हेयर, और एक प्लास्टिक की कॉम्ब ले लें। देखो बेटा, जब हम इस प्लास्टिक कॉम्ब को ड्राई हेयर्स के अंदर बार बार करते हैं तो क्या होगा, हेयर्स और प्लास्टिक कॉम्ब के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या, हीट एनर्जी क्रिएट है ना, हीट एनर्जी क्रिएट हो जाती है। और उस हीट एनर्जी, जिसको हम थर्मल एनर्जी भी बोल सकते हैं, ये थर्मल एनर्जी किन को मिलती है। देखो, अगर मैं इस हेयर, जो हेयर किस कोई भी मटेरियल होता है, आप जानते हो हर मटेरियल के का छोटी, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एटम होता है। और एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसके अराउंड ऑर्बिट्स होती हैं। इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपने को कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे समझने की, अपने को यही पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन है वो इसकी ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व होते रहते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो उसके न्यूक्लियस में होते हैं। अब देखो, ऐसे ही प्लास्टिक, तो यहाँ पे कोई प्लास्टिक का आइटम बनाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और ये प्लास्टिक एटम की ऑर्बिट्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, रिवॉल्वेशन करते रहते हैं। अब क्या किया आपने, इसको प्लास्टिक कॉम्ब को ड्राई हेयर के अंदर बार बार करने से क्या होगी, रबिंग होगी। रबिंग के कारण हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी क्या हो गई, क्रिएट हो गई, जो किन को मिलेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। और इन इलेक्ट्रॉन्स की मैं आपको विशेषता बता दूं, ये इसको क्यों नहीं छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि डीएनए इनके पास जो एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी है, और धीरे धीरे उस एनर्जी, हम इसको पॉजिटिव एनर्जी देकर, और उस एनर्जी को जब जीरो नहीं कर दे तब तक ये इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। और जैसे ही इसकी टोटल एनर्जी है, किसकी, एटम के ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं उनकी जो टोटल एनर्जी है वो जब जीरो हो जाती है तो ये इसकी ऑर्बिट को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अभी क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी इनके पास टोटल एनर्जी वो नेगेटिव एनर्जी है, और जब तक ये उस नेगेटिव एनर्जी को जीरो या पॉजिटिव में नहीं कन्वर्ट कर लें तब तक ये इसको नहीं छोड़ के जाएंगे। अब क्या हुआ, जब रबिंग करवाई तो रबिंग के कारण एक एनर्जी, हीट एनर्जी आई, और वो हीट एनर्जी इनके जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स को मिली, जिसकी वजह से इसकी जो नेगेटिव एनर्जी वो धीरे 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 क्या हो गई, बढ़कर धीरे 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 शून्य हो गई। और जैसे ही शून्य होती है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है इसकी ऑर्बिट से, और दूसरे जो जिससे रबिंग करवा रहे हैं उसकी ऑर्बिट्स में चला जाता है। तो इनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, किन से, ड्राई हेयर से इलेक्ट्रॉन रिमूव होके और प्लास्टिक कॉम्ब के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिया मैंने, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब हम रबिंग करवाते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन ड्राई हेयर्स में से निकल के प्लास्टिक कॉम्ब के अंदर चले जाएंगे। तो इनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो इस ड्राई हेयर के पास प्रोटॉन तो थे 1,00,000 और इलेक्ट्रॉन भी 1,00,000 ही थे। जब तक इसकी रबिंग नहीं करवाई तब तक इनकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल इक्वल थे। ऐसे प्लास्टिक कॉम्ब की बात करूं तो इनके पास बेटा प्रोटॉन थे कितने भी मान लो, जैसे मान लो इनके पास 50,000 तो प्रोटॉन थे, इमेजिन किया हमने, और इलेक्ट्रॉन 50,000 थे। तो ये न तो पॉजिटिव चार्ज था न ही नेगेटिव चार्ज था। प्लास्टिक कॉम्ब है वो किसी को अट्रैक्ट रिपल नहीं कर रहा था, ऐसे ही हेयर है वो भी किसी को अट्रैक्ट रिपल नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने प्लास्टिक कॉम्ब ड्राई हेयर्स के अंदर बार बार किया, रबिंग हुई, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के ड्राई हेयर से प्लास्टिक कॉम्ब में चले गए। मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि आप 10,000 इलेक्ट्रॉन निकले, इनसे तो निकल गए ड्राई हेयर से और प्लास्टिक कॉम्ब के अंदर चले गए। तो बेटा इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10,000 कम कर दो इनसे, तो अभी इनके पास 10,000 माइनस कर दोगे ना, तो अब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, अब इनके पास 90,000 इलेक्ट्रॉन बचेंगे।
और प्रोटॉन 1,00,000 है। ज़्यादा संख्या की किसकी? प्रोटॉन की। मतलब इस 10,000 प्लस आवेश ज़्यादा है तो इस ड्राई हेयर के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये 10,000 इलेक्ट्रॉन इसके पास गए। अब इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन 60,000 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब इनके प्रोटॉन 50,000 है और इलेक्ट्रॉन 60,000 है, तो ज़्यादा संख्या किसकी हुई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए जिस पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसके ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा? जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं उस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जिस ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है जो बॉडी, वो क्या हो जाती है? नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो ये तो आपको पता चल गया होगा चार्ज कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। नंबर 1 है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये और एक्सप्लेन कर दूं कि भाई इनको एनर्जी मिली, जैसे जैसे इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी। इन इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल एनर्जी की वजह से क्या है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। क्या होती है बेटा? यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है mv², यानी इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होती है। अब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो ये, जबकि इनकी एटम की विशेषता होती है कि इनके ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसका टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट रहता है। जितना एक सर्कल पूरा करने में या एक ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगता है वो उतना ही लगना चाहिए, वो टाइम कम ज़्यादा नहीं हो सकता। जबकि इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, किसकी वजह से? थर्मल एनर्जी की वजह से, क्योंकि आपने रबिंग करवाई, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉनों को टाइम उतना ही रहना चाहिए, वेलोसिटी बढ़ गई, इसलिए ये अपना पाथ इंक्रीज कर लेंगे। देखो बेटा, ऐसे पाथ इंक्रीज कर लेंगे और ये कंटिन्यू पाथ इंक्रीज करते जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से दूर होता जाएगा, प्रोटॉन से दूरी बढ़ती जाएगी, तो एक स्थिति में ये इसको ऑर्बिट को छोड़ के चला जाएगा और इससे निकल के इसमें चला आ गया। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, जिन बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती है। अच्छा, किसी बॉडी के पॉजिटिव और नेगेटिव होने के लिए कौन जिम्मेदार है बताओ आप? क्या इनमें से प्रोटॉन निकले? नहीं निकले ना। प्रोटॉन अपनी जगह है, प्रोटॉन पहले भी 1,00,000 थे, चार्ज होने के बाद में भी 1,00,000 है। इस बॉडी में प्रोटॉन पहले भी 50,000 थे, चार्ज होने के बाद में भी 50,000 है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी ऑब्जेक्ट के पॉजिटिवली और नेगेटिवली यानी चार्ज होने के लिए, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, उसके लिए केवल और केवल कौन जिम्मेदार है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं वो क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जिस ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो क्या हो जाती है? बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। क्लियर? चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन होता है, किसी बॉडी के पास कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना। ऐसे नहीं टूट के इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा हिस्सा चला गया, ऐसा नहीं, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर बेटा चार्ज होता है, इसकी नेचर नेगेटिव होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है। बोलो, इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, जो हमने पढ़ा उसमें से कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है? इसके पास क्या पढ़ा आपने कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? इक्वल इक्वल है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, P प्लस में प्रोटॉन को डिनोट कर रहा हूँ, E माइनस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, इसका मतलब उस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल इक्वल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसका मतलब आपने देखा उसमें से इलेक्ट्रॉन कुछ रिमूव हो गए, तो पहले इक्वल थे, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ज्यादा कौन बचे? प्रोटॉन ज्यादा बचे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोई ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलो ये देख लिया, पॉजिटिवली चार्ज के पास प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मास की बात करें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसका मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो मास की बात करेंगे तो देखो, मास की बात करें तो क्या कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसके मास में कोई चेंज होगा तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखना ध्यान से, हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज कब होता है, जब इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, तब वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो गया। इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होता है तो उसका मास इतना डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसका मास डिक्रीज होगा। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ, नेगेटिवली चार्ज कब होता है, किसी अदर ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दी हुई, यानी जो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके पास अदर ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन आता है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी कम से कम आता है तो उसका इतना मास इंक्रीज हो जाता है। तो नेगेटिवली चार्ज होता है तो उनका मास इंक्रीज होता है। समझ गए होंगे, कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसका मास इंक्रीज होता है, और पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसका मास डिक्रीज होता है, और नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसका मास इंक्रीज होता है। अब चेंज इन मास निकालना पड़े, चेंज इन मास यानी कितना मास डिक्रीज हो गया या इसका कितना मास इंक्रीज हो गया, इनका भी पता लगा सकते हैं। कि सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो उनमें से 1000 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, तो ये क्या है 1000, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसको n इमेजिन कर लूं तो n और एक इलेक्ट्रॉन का मास यानी चेंज इन मास डेल्टा m निकल जाएगा n इंटू एम ई। अगर 1000 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले तो n की वैल्यू 1000 हो गई, 1000 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इतना मास इस ऑब्जेक्ट का डिक्रीज हो गया। और मान लो ये 1000 इलेक्ट्रॉन इसको दिए गए तो इसका मास इतना इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करो 500 इलेक्ट्रॉन ही निकाले गए इनसे, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। मान लो यहाँ 10⁵ इलेक्ट्रॉन निकाले गए तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁵। आप इस फॉर्मूले से आराम से इसका चेंज इन मास निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा रहे हैं तो हम कह देंगे इतना मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो इतना मास इंक्रीज हो जाएगा अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है तो इस प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट के मास में भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। अब बात ये आती है कि हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर ड्राई हेयर लिए थे, ड्राई हेयर का और एक प्लास्टिक कॉम्ब का, ये एग्जाम्पल लिया था ना। अच्छा, मैंने ये बताया कि इसका एटम बनाया, इसकी ऑर्बिट बनाई, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं। इस तरह से इसका भी न्यूक्लियस, ये इसकी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। मैंने आपको ये बताया कि ड्राई हेयर इनके आपस में रबिंग हुई तो ड्राई हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल कर प्लास्टिक कॉम्ब के पास आए। ड्राई हेयर पॉजिटिवली चार्ज हुआ और प्लास्टिक कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज हुआ। लेकिन आपके दिमाग में उस टाइम क्वेश्चन आया होगा कि सर ये इलेक्ट्रॉन इस ड्राई हेयर से क्यों निकला, इस प्लास्टिक कॉम्ब से क्यों नहीं निकला, है ना। तो देखो इस ड्राई हेयर के अंदर देखो इसका जो एटम बनाया है मैंने, ये मैंने केवल और केवल इनका कंपेरेटिवली बनाया, बाकी कितनी ऑर्बिट होती है ये एक्यूरेट नहीं है।
केवल मैंने समझाने के लिए इसकी 3 ऑर्बिट बनाई है। अब देखो मैंने इसमें 3 ऑर्बिट बनाई, इसमें 2 ऑर्बिट बनाई, तो ये जो लास्ट की ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पर है, किसके कंपेयर में, इसकी कंपेयर में। इसका मतलब है ये ज़्यादा दूरी पर होने के कारण इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये ज़्यादा डिस्टेंस पे इस पे फोर्स कम लग रहा है, इसलिए इसको रिमूव करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। और इसमें इस इलेक्ट्रॉन ये चूँकि इसकी डिस्टेंस कम है इसलिए इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है, इसलिए इसमें इसको इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, फिर ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये जो एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं बेटा वर्क फंक्शन। क्या बोल रहे हैं? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा लो वर्क फंक्शन से लो वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट से हाई वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा लो वर्क फंक्शन मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायर होती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन है वो कम वर्क यानी लो वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट से हाई वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होते हैं। अब 2-3 एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैं केट स्किन, इसका वर्क फंक्शन कम है, सिल्क क्लॉथ या ग्लास रोड, और इससे भी कम, इससे थोड़ा वर्क फंक्शन है, जैसे मैंने सिल्क क्लॉथ ले लिया। देखना केट स्किन का वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। आप केट स्किन से है ना, केट के जो फर होते हैं उससे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप उसकी रबिंग करवाओगे तो हमेशा आपको पॉजिटिवली चार्ज ही मिलेगी। तो केट स्किन को ग्लास रोड से रबिंग करवाई तो देखो इसका वर्क फंक्शन कम था, इसका ज़्यादा था, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के ग्लास रोड पे गए, केट स्किन हुई पॉजिटिव चार्ज और ग्लास रोड हुई नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर आप यही रबिंग ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ के बीच में करवाते हो तो ग्लास रोड का वर्क फंक्शन सिल्क क्लॉथ के कंपेयर में ज़्यादा है, इसलिए ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर सिल्क क्लॉथ में आएंगे। अब ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के में से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं वो लो वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट से हाई वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें देखी। कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज कब होता है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। नेगेटिवली चार्ज कब होता है? जब उनके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसका मास डिक्रीज होता है, और नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसका मास इंक्रीज होता है। उसके बाद में आपने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट है उनमें इलेक्ट्रॉन लो वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट से हाई वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होते हैं। आपने चार्ज के टाइप देख लिए, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। फिर आपने इलेक्ट्रॉन पर यानी कम से कम किसी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज आ सकता है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है या एक इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसके नेचर, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसकी नेचर नेगेटिव होती है। प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है, कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन उसकी नेचर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।